चलो जी सर, वेलकम टू दी अनदर क्वेश्चन एंड डिस्कशन। सैलरी का क्वेश्चन एंड डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने पूरी की पूरी क्वेश्चन एंड सीरीज को ही क्या कर दिया है, यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फायदा देखने को मिले। यस और नो, बच्चों को क्या करना है, क्वेश्चनर बुक लेना है, तो क्वेश्चनर बुक से जो एक क्वेश्चन है, जो मैंने चुनिंदा क्वेश्चन को डाल रखा है, इनको सॉल्व करना है। कई बच्चे हैं जो इनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले रहे हैं, आप भी इसका बेनिफिट लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। जो क्वेश्चंस रखे गए हैं वो इस तरह से रखे गए हैं कि एक क्वेश्चन में आप मल्टीपल क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। इसीलिए अगर आप देखोगे, जो ये 60 मार्क का सब्जेक्ट है डायरेक्ट टैक्स, यस 60 मार्क का सब्जेक्ट है, इसमें आपको जितने ज़्यादा ऑप्शंस के साथ चीज़ें सॉल्व करने को मिले उतना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो आइए एक एक क्वेश्चन है डिस्कशन चालू करते हैं हर बार की तरह। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ हाउसिंग लोन गिवन बाय एन एम्प्लॉयर। बच्चा एक गलती जो करेगा ना बेटा, वो क्या करता है पता है? बच्चा एक गलती जो करता है वो करता है क्वेश्चनर को पढ़ने में या क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ने में। अगर आप क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ लो तो आपको ये गलती नहीं होगी। अब बच्चा क्या करता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस सोचता है तो उसका दिमाग चलने लग जाता है, इज इट रिलेटेड टू RFA और इज इट रिलेटेड टू HRA। पॉइंट टू बी नोटेड, ये दोनों से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ हाउस नहीं पढ़ना, हाउसिंग लोन पढ़ना, लोन से रिलेटेड चीज़ों के लिए है। परक्विजिट में आपको फटाफट याद दिला देता हूँ, अगर एम्प्लॉई है उसको लोन दिया गया है स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, तो स्पेसिफाइड डिजीज के लिए, तो ये टैक्सेबल नहीं है। अगर लोन 20,000 से ऊपर नहीं जा रहा तो ये टैक्सेबल नहीं है। बाकी हर अदर केस में लोन टैक्सेबल है। लोन अमाउंट कब टैक्सेबल है? व्हेन द इंटरेस्ट चार्ज एक्सीड्स द SBI रेट एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। क्या बोला मैंने? आपको हमेशा थर्ड केस में देखना पड़ेगा, मतलब अगर ये स्पेसिफाइड डिजीज के लिए नहीं है, अगर ये 20,000 से ऊपर जा रहा है तो आपको देखना पड़ेगा वेदर द इंटरेस्ट रेट एक्सीड द SBI रेट और डू नॉट एक्सीड द SBI रेट। अगर ये SBI रेट से एक्सीड नहीं कर रहा तो परक्विजिट आएगा। अगर ये SBI रेट से एक्सीड कर रहा होगा तो ये परक्विजिट नहीं आएगा, क्योंकि फिर आपने ज्यादा पे किया है। अब अगर SBI रेट से कम है तो आप कैसे निकालेंगे? ये SBI रेट कब का देखना होगा? SBI रेट जो हमें देखना होता है ये 1 अप्रैल का देखना होता है, दैट इज 1 अप्रैल ऑफ प्रीवियस ईयर 1/4/2020 का देखोगे आप लोग के केस में। एक और चीज, जो कैलकुलेशन है ये होगा मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस के ऊपर। जो आपका परक्विजिट कैलकुलेशन होगा ये होगा मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस के ऊपर, राइट। अब यहां पे आपको क्या लिखना है, वही चीज आपको लिखनी होगी। परक्विजिट वैल्यू फॉर अ हाउसिंग लोन, द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट टू द असेसी रिजल्ट फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ अ interest free or concessional loan made available to employee or any of the member of his household during the relevant previous year by employer or any person on his behalf shall be determined as a sum equal to the interest computed at the rate charged per annum by the SBI as on the first day of the relevant previous year। लोन जिस दिन दिया उस दिन का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, बल्कि 1 अप्रैल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या करना होता है, देखना होता है। The rate should be applied on the maximum outstanding monthly balance and the result amounting should be reduced by the interest if any actually paid by him। इसमें से कोई अमाउंट अगर उसने एक्चुअली पे किया होगा एम्प्लॉयर को तो वो माइनस किया जाता है और बैलेंस अमाउंट क्या किया जाता है, टैक्सेबल किया जाता है। एक और पॉइंट यहां पे आ सकता है, एक, इफ लोन इज फॉर स्पेसिफाइड डिसीज और loan amount does not exceed 20,000, no perquisite is taxable। इस क्वेश्चन को ऐसा भी ट्वीक करके आपको पूछा जा सकता है। हमने यहां पे सिर्फ हाउसिंग लोन का दिया था तो हमने बहुत स्पेसिफिक इसको आंसर दिया हुआ है। हालांकि डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स आप इसमें 1-2 पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा, डायरेक्ट टैक्सेस का जो आंसर है ना, कभी भी एक चीज पे लिमिटेड नहीं हो सकता। इस बात को हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे पॉसिबिलिटीज बहुत अनलिमिटेड हो सकती है। तो आपको सिर्फ आंसर एक चीज पे स्टिक करके नहीं रखना पड़ेगा कि आंसर ऐसा ही आएगा या क्वेश्चन ऐसा ही आएगा। डायरेक्ट टैक्सेस के हर बार जो क्वेश्चन आते हैं ये बिल्कुल अलग ही आते हैं ऑल टुगेदर। फिगर्स भी अलग होती है और 2-3 एडजस्टमेंट्स अमेंडमेंट की डाल के इसको ऑल टुगेदर नया प्रॉब्लम ही बनाया जाता है। यस, पर हमें यह देखना है कि कितने सारे एडजस्टमेंट्स हमें याद रहते हैं और कितने सारे एडजस्टमेंट्स को हम सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल असेट गिवन फॉर यूज। यूज के लिए आपको याद होगा, परक्विजिट फॉर सेल एंड परक्विजिट फॉर यूज दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहां पे यूज के लिए बोला है। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को मूवेबल असेट यूज के लिए दिया तो दो बातें हो सकती है, इट मे बी ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय एनी अदर पर्सन, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर।
सो इट मे बी ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर ओन्ड होगा तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट माइनस एनीथिंग रिकवर्ड, अगर हायर्ड होगा तो एक्चुअल हायर चार्जेस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। याद आ रहा है तुम्हें? सो वेयर द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड द मूवेबल असेट टू द एम्प्लॉय or any other member of his household, 10% of the actual cost of such asset owned or the actual hire charges incurred by the employer shall be the value of perquisite. However, this will not apply to laptop और computer. laptop और computer अगर personal purpose के लिए दिया हो या official purpose के लिए दिया हो, ये perquisite taxable नहीं है। याद है तुम्हें? क्वेश्चन नंबर 3 आप सेल्व कर सकते हैं, बट स्टिल मैं आपको इसका पॉइंट बता दूंगा। व्हाट इज द परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ गिफ्ट? याद होगा तो इसके ऊपर मल्टीपल पॉइंट है। एक बात याद रखें, अगर आप देखेंगे तो कई जगह पे खुद इंस्टीट्यूट ने अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स दिए हुए हैं। कैसे ट्रीटमेंट्स दिए हुए हैं? ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स दिए हुए हैं। किस एस्पेक्ट में ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स दिए हुए हैं? वो इस एस्पेक्ट में दिए हुए हैं कि बॉस कई जगह पे जैसे एक्ट, कई ऑर्थर्स और ICAI डिफर करते हैं कई चीज़ों में। जैसे आपको सैलरी में दिख जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में दिख जाएगा, कई चीज़ों में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। और ऐसे केस में इंस्टीट्यूट दोनों तरफ से सॉल्व करता है और दोनों तरफ के जो आंसर्स है उसे एक्सेप्ट करता है। यस और नो? दिस इज वन सच थिंग। गिफ्ट हो गया, एजुकेशन फैसिलिटी हो गया, GAV कैलकुलेशन हो गया हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में। तो ये 3 जगह ऐसी है जहां पे एक्ट और कई ऑर्थर्स का ओपिनियन जो है ये डिफर करता है। खैर, आइए गिफ्ट की बात कर लेते हैं। गिफ्ट के केस में 2 पॉसिबिलिटी है। वैल्यू ऑफ गिफ्ट अगर 5,000 रुपए से ऊपर जा रहा है साल भर के अंदर में, तो द होल अमाउंट इज टैक्सेबल एज परक्विजिट। अब वैल्यू अगर कितने से ऊपर जा रही है, वैल्यू ऑफ गिफ्ट अगर कितने से ऊपर जा रही है, 5,000 रुपीज पर एनम। 2 बातें जो आपको दिमाग में बैठानी है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया तो ये IFOS में नहीं, ये सैलरी में जाएगा, राइट? पॉइंट नंबर 2, वैल्यू ऑफ गिफ्ट अगर 5,000 पर एनम से ऊपर जा रहा है, चाहे ये मैरिज में दिया हो, किसी भी तरीके से दिया हो, डजंट मैटर, उसका टैक्सेबिलिटी यहां आएगा। दूसरा, 5,000 से ऊपर गया तो यहां पे 2 स्कूल ऑफ थॉट्स है। एक स्कूल ऑफ थॉट टोटली टैक्सेबल, इसे ICAI फॉलो करता है। हालांकि खुद ICAI अल्टरनेटिव सॉल्यूशन के अंदर में क्या देता है, ओनली बैलेंस कुड ऑल्सो बी टैक्सेबल। ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में वो खुद देता है। तो ऐसे कई जगह पे, जैसे कि मैंने बताया आपको, गिफ्ट हो गया, एजुकेशन हो गया, GAV का कैलकुलेशन हो गया, ऐसे कई जगह पे आपको देखने को मिल सकता है। यस। सो अब इफ द वैल्यू ऑफ गिफ्ट और वाउचर और टोकन इन ल्यू ऑफ गिफ्ट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय और द मेंबर ऑफ हिज हाउसहोल्ड नॉट एक्सीडिंग 5,000 इन एग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इट इज एग्जाम्प्ड। इफ द वैल्यू एक्सीड 5,000 देन द होल अमाउंट इज टैक्सेबल। क्या वर्ड लिख रहे हैं वहां पे? होल अमाउंट इज टैक्सेबल। विथ एन अल्टरनेटिव व्यू ओनली अमाउंट एक्सीडिंग 5,000 इज टैक्सेबल। तो देखा आपने, दोनों अल्टरनेटिव व्यू के साथ चलते हैं। परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर, अगर आपको याद हो, स्वेट इक्विटी शेयर को लेकर के फाइनेंस एक्ट 20 के अंदर में अमेंडमेंट भी आया है। हालांकि ये क्वेश्चन को अब आपको ऐसे ट्वीक करके पूछा जा सकता है अगर अमेंडमेंट बेस्ड आया तो। ध्यान से सुनना, ये मैंने जो नॉर्मल प्रोविजन है परक्विजिट की वो रखा, इसमें जो अमेंडमेंट बेस्ड आया हम वो भी कर लेंगे। स्वेट इक्विटी शेयर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर स्वेट इक्विटी शेयर देता है तो एम्प्लॉय के हाथ में ये सेक्शन 17(2) के अंदर में क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। यस सर। अच्छा जी सर, कितना अमाउंट टैक्सेबल होता है? फेयर मार्केट वैल्यू जो है इस ऑप्शन का, वो अमाउंट क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। सो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन रिसीव्ड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ये क्या बन जाते हैं, परक्विजिट बन जाता है। ये जो अमाउंट फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे सैलरी में टैक्स हुआ है, फ्यूचर में जब भी ये शेयर सेल होगा इस पे कैपिटल गेन आएगा। याद आ रहा है, रेगुलर बैच जिन लोगों ने किया, फास्ट ट्रैक बैच किए, मैंने कनेक्टिंग बताया था। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया तो एम्प्लॉयर के हाथ में इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स आता है, एम्प्लॉय के हाथ में परक्विजिट आता है। एम्प्लॉय जब इसको फ्यूचर में सेल करेगा तो उसके हाथ में कैपिटल गेन आएगा। तो कॉस्ट क्या लेंगे, जो फेयर मार्केट वैल्यू हमने सैलरी परक्विजिट के लिए लिया है वो लेंगे, अदरवाइज इट विल अमाउंट टू डबल टैक्सेशन। याद है तुम्हें? तो चेक करना, एज पर सेक्शन 17(2) द वैल्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर चार्जेबल टू टैक्स shall be the fair market value of such share as on the date on which option is exercised। ये वर्ड में आपको चेंज देखने को मिलेगा। On the date on which option is exercised by SSE as reduced by the amount actually paid or recovered therefrom, right? Further, section 49(2)(a) where the capital gain arise from transfer of sweat equity share, the cost of acquisition of such share shall be fair market value which shall be taken into consideration for valuation of perquisite। और जो फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस पे आप टैक्स पे कर रहे हो, ये फ्यूचर में कैपिटल गेन पर्पस के लिए आपकी क्या बन जाएगी, कॉस्ट, सो दैट डबल टैक्सेशन क्या हो सके, अवॉइड हो सके।
क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सेल्फ कीजिएगा, 1 लाइनर क्वेश्चन है, इसे दोनों को सेल्फ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप सेल्फ कर सकते हैं। एडवांस सैलरी कब टैक्सेबल होगी? हम सभी लोगों को पता है एडवांस सैलरी उस साल टैक्सेबल होती है जिस साल में एक्चुअली वो रिसीव हुई हो, इररिस्पेक्टिव वो ड्यू हुई हो या नहीं हुई हो। तो एडवांस सैलरी, बोनस, कमीशन, अरियर्स ऑफ सैलरी उस साल टैक्सेबल हो जाते हैं जिस साल में ये एक्चुअली रिसीव्ड हुए हो। यस और नो? तो ये 3 क्वेश्चन आप सेल्फ करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अगर आप देखेंगे मैंने मैक्सिमम जहां पे बच्चों को तकलीफ आती है दैट इज परक्विजिट एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स, उसके ऊपर क्वेश्चन रखा है। यह हर क्वेश्चन 1/3 क्वेश्चन है, मतलब एक ही क्वेश्चन में 3 अलग अलग पार्ट आपको पूछ लेंगे और तीनों पार्ट का नॉलेज आपका चेक कर लिया जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन रखे हैं। मैंने सोचा बुक बढ़ा करके कोई मतलब नहीं है, मैं ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इसका, एक क्वेश्चन इसका, एक क्वेश्चन इसका देता, माइट भी एक की जगह 3 क्वेश्चन दिख जाते, पर इसका कोई सेंस नहीं होता। एक ही क्वेश्चन में तीनों एडजस्टमेंट दे दी, आपकी तीनों क्लैरिटी एक साथ बन सकती है, उस हिसाब से क्वेश्चन रखे गए हैं। चेक कीजिएगा। ये क्वेश्चन सबसे पहले पेंशन के ऊपर है। किसके ऊपर है मालिक? पेंशन के ऊपर। सबसे पहले पेंशन का चार्ट आपको याद दिलाता हूं तो आपको एक कंसेप्ट पूरा याद हो जाएगा। पेंशन के 3 पार्ट, ड्यूरिंग द सर्विस, ऑन रिटायरमेंट, आफ्टर द डेथ। ड्यूरिंग द सर्विस मिला, इसे पेंशन कहेंगे, हम टैक्सेबल कर देंगे इसे। आफ्टर द डेथ मिला आपके रिलेटिव्स को, तो इसे फैमिली पेंशन कहा जाएगा और इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में क्या किया जाएगा? टैक्स किया जाएगा, राइट। और अगर ऑन रिटायरमेंट मिला तो ये 2 बातें हो सकती है, कम्यूटेड या अनकम्यूटेड। कम्यूटेड का मतलब लमसम मिला, अनकम्यूटेड का मतलब मंथली मिला। अगर अनकम्यूटेड पेंशन है तो इट इज टैक्सेबल टू ऑल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डजंट मैटर। अनकम्यूटेड पेंशन इज टैक्सेबल टू ऑल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डजंट मैटर। कम्यूटेड पेंशन अगर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी, नॉट इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी। अगर ग्रेचुटी भी मिला है तो 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन एग्जम्प्ट है, अदरवाइज 1/2 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन एग्जम्प्ट है। क्या तुम्हें याद है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, इसको आगे बढ़ने से पहले मैं यहां का आपको एक ऑल्टरनेटिव बता रहा था जो अमेंडमेंट आया था। अब इसी क्वेश्चन को क्या पूछा जा सकता है? ऐसा पूछा जा सकता है। पहला आपसे ये पूछ लेंगे, दूसरा आपसे ये पूछ लेंगे, व्हाट विल बी योर आंसर? व्हाट विल बी योर आंसर इफ assessee is employed with eligible employer अंडर सेक्शन 80 IAC? इस क्वेश्चन को आपको अगर पूछना रहा तो मे बी पहला क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछ लेंगे, ऐसे 4 मार्क का एक क्वेश्चन बना देंगे। देखिए पॉसिबिलिटी डायरेक्ट एक्सेस के अंदर में अनलिमिटेड है, समझ में आ रही बात? क्योंकि सोर्सेज ऑफ इनकम अनलिमिटेड होते हैं तो पॉसिबिलिटीज भी अनलिमिटेड होती है। अब इसी क्वेश्चन को ऐसा पूछ लिया, याद है ना फाइनेंस एक्ट 2020 का अमेंडमेंट आया है, अब तक के अमेंडमेंट लेक्चर देख लिया होगा, राइट। इस पे जो टैक्स देना है, टैक्स पेएबल विल बी 14 डेज आफ्टर, बोलो 14 दिन कहां से? 48 मंथ्स फ्रॉम द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। दूसरा, ही सीज टू बी एम्प्लॉय और ही सेल द राइट्स। जनरली स्वेट इक्विटी शेयर उस साल टैक्सेबल होते हैं जिस साल ऑप्शन एक्सरसाइज किया, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2020 ने क्या कर दिया है? इसको पोस्टपोन्ड कर दिया है और यहां से 14 दिन के अंदर में अब उसको टैक्स देना होगा। सेम अमेंडमेंट 192 टीडीएस ऑन सैलरी में आया है, एम्प्लॉयर भी टीडीएस जो डिडक्ट करेगा वो इस डेट पे टीडीएस डिडक्ट करेगा। तो हो सकता है आपको इस तरीके का क्वेश्चन अब कुछ आ जाए, याद रखिएगा, लिख के रखिएगा। इज दैट डन? चलो आगे बढ़ते हैं। वापस से यहां आते हैं।
सो प्रॉब्लम नंबर 8, सागर रिटायर्ड हुआ 1/10/2020 को। जब ये रिटायरमेंट वाली चीजें आती है ना तो जरा डेट पे फोकस करना। हर बच्चे को कम्युनिकेट करना चाहता हूं कि जब भी ये रिटायरमेंट वर्ड आ गए तो आपने थोड़ा डेट पे फोकस करना, क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट्स बोल दो, पेंशन बोल दो, ग्रेचुटी बोल दो, लीव एनकैशमेंट बोल दो, इन सारे केसेस के अंदर में ना आपके डेट ऑफ रिटायरमेंट पे थोड़ा फोकस होता है। सो सागर रिटायर्ड ऑन 1/10/2020 रिसीविंग 5,000 पर मंथ एज पेंशन। लॉजिकल बात सोच के देखो, पर मंथ अगर पेंशन मिल रही है तो ये कम्यूटेड हुई या अनकम्यूटेड हुई? अनकम्यूटेड हुई। अनकम्यूटेड पेंशन इज टैक्सेबल टू ऑल। सो 1 अक्टूबर को ये रिटायर हुआ, उसको पेंशन मिलनी शुरू हो गई 5,000 पर मंथ एज पेंशन। ऑन 1 February 2021 he commuted 60% of his pension and received 3 lakh as commuted pension। 1 फरवरी को उसने अपना जो पेंशन था 60% कम्यूट कर लिया। जरा सोच के देखना, 100 में से अगर 60% कम्यूट कर लिया तो क्या मैं कह सकता हूं स्टिल 40% तो अनकम्यूटेड ही रहा होगा। मेरी बात को गौर से सुनिए, डायग्राम बना लीजिएगा। अगर 100% मेरा पेंशन है, इसमें से 60% मैं कम्यूट कर लेता हूं, मतलब मैं लमसम पेंशन ले लेता हूं, मतलब 40% तो मेरा अभी भी अनकम्यूटेड हुआ। यस, यानी अनकम्यूटेड का कैलकुलेशन गलती करवा सकता है ये लाइन अनकम्यूटेड पेंशन के अमाउंट में गलती करवा सकता है, याद रखना। You are required to compute the taxable pension assuming situation 1 he is a government employee। बच्चा पहली गलती क्या करेगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम्प्ट लिख के आएगा, टोटली गलत। यहां पे पर मंथ पेंशन मिल रहा है मेरे बच्चे, पर मंथ पेंशन मिल रहा है, मतलब अनकम्यूटेड, एंड अनकम्यूटेड पेंशन इज टैक्सेबल टू ऑल। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, सर ये गलत दिया है, बोले सर आपने 24,000, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशन टैक्सेबल हो ही नहीं सकता। मैंने उस बच्चे को वापस मैसेज किया कि बेटा पहले जाकर के लॉ पढ़ और उसके बाद में किताब देख, पहले जाके लॉ पढ़। जब उसने लॉ पढ़ा उसे समझ नहीं आया, वो बोले सर कहाँ है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है, वो उसकी फोटो बेचता। बाद में मैंने उसको बताया बेटा पर मंथ जो मिलती है ना उसको अनकम्यूटेड कहते हैं। अनकम्यूटेड पेंशन इज टैक्सेबल टू ऑल वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो अब कैलकुलेशन किस तरह से होगा, देख 1 अक्टूबर को आप रिटायर हुए, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने आपको अनकम्यूटेड पेंशन मिली, यह आया 20,000 रुपीज। क्लियर है। फरवरी से आपने 60% कम्यूट कर लिया, मतलब 40% अभी भी अनकम्यूटेड होगी। सो फरवरी और मार्च 2 महीने के लिए 5,000 रुपए का था, इसका 40% अनकम्यूटेड हो गया 2 महीने के लिए, ये हो गया 4,000 रुपीज। चेक कर लो, दैट्स हाउ इट केम टू 24,000 रुपीज। अब समझ में आया ये कैसे आया है। सो यहां पे मैंने इसका वर्किंग नोट भी दिया हुआ है। अनकम्यूटेड पेंशन अक्टूबर से मार्च तक के 4 महीने के लिए 5,000 रुपए, और बाद में 60% अगर कम्यूट किया तो 40% स्टिल अनकम्यूटेड है। अनकम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट के केस में टैक्सेबल है, कम्यूटेड वाला टैक्सेबल नहीं है। सो कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम्प्ट, हेंस द आंसर इज 24,000। क्लियर है मालिक, हेंस द आंसर इज 24,000। अगर ये प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है बट रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी है, मतलब 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन। फुल वैल्यू ऑफ पेंशन कैसे निकाला जाता है, अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन। देखेंगे, पहले सोचते हैं, ये 24,000 अनकम्यूटेड पेंशन है, ये तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में भी टैक्सेबल हो जाएगा। अभी वो हमको अजम्पशन चेंज करने बोल रहा है कि भैया अगर तुम नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो क्या होता, 24,000 तो स्टिल टैक्सेबल होता, डजंट मैटर। यस, अब टोटल पेंशन मिली 3 लाख रुपीज। अब 3 लाख रुपीज में से फुल वैल्यू ऑफ पेंशन निकालते हैं। फुल वैल्यू ऑफ पेंशन कैसे निकालेंगे, अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन, राइट। सो 3 लाख डिवाइडेड बाय 60%, इंटू 60% नहीं करना है, डिवाइडेड बाय 60% करना, ये आएगा 5 लाख। 5 लाख का 1/3 डिवाइडेड बाय 3, ये आएगा 1,66,667। सो 1/3 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन, फुल वैल्यू ऑफ पेंशन। फुल वैल्यू ऑफ पेंशन कैसे निकालते हैं, अमाउंट रिसीव डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ कम्यूटेशन। इसमें से 1/3 एग्जम्प्ट है, बैलेंस टैक्सेबल हो गया, दोनों को मिला लो, दिस विल कम टू 1,57,333। थर्ड सिचुएशन, ही इज प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय नॉट इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी। अगर ग्रेचुटी नहीं मिल रहा है तो 1/2 एग्जम्प्ट है। सो 5 लाख का 1/2 2,50,000 एग्जम्प्ट हुआ, 50,000 टैक्सेबल हुआ, बचा हुआ पेंशन टैक्सेबल पेंशन। चेक कर लेना प्रभु।
आप देख रहे हो, दिस इज अ 1/3 प्रॉब्लम। दयान जी आगे के प्रॉब्लम पे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 किस कंसेप्ट पे बेस्ड है सर? ग्रेचुटी पे बेस्ड है। आपको पता है ग्रेचुटी 2019 के अंदर में हमें क्लैरिफिकेशन मिल चुका था कि ग्रेचुटी में आप कवर्ड हो या अनकवर्ड हो, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख हो जाएगी। पहले ये बात का क्लैरिटी ले ले। दूसरा, ग्रेचुटी का चार्ट याद दिला देता हूं। ग्रेचुटी ड्यूरिंग द सर्विस टोटली टैक्सेबल, आफ्टर द डेथ लीगल हेयर के हाथ में एग्जाम्प्ट है, ऑन रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जाम, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट। अगर ग्रेचुटी एक्ट के अंदर में कवर है तो लोअर ऑफ 3 थिंग, पहला एक्चुअल, दूसरा मैक्सिमम लिमिट, तीसरा 15/26 into last drawn salary into number of year of completed service or part thereof in excess of 6 months। याद आ रहा है? नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट होगा तो एक्चुअल मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, हाफ इंटू एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। यहां पार्ट देयर ऑफ नहीं था, क्या तुम्हें याद है? अगर आप ग्रेचुटी एक्ट के अंदर में कवर है तो सैलरी का मतलब था बेसिक प्लस डीए, रिटायरमेंट के लिए हो या ना हो। अगर आप नॉन कवर्ड है ग्रेचुटी एक्ट के अंदर में तो सैलरी का मतलब था बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। क्या तुझे याद है? आजा, इस कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। 1/3 प्रॉब्लम है। चाहता तो 3 अलग अलग प्रॉब्लम दे देता, लेकिन एक ही प्रॉब्लम में 3 एडजस्टमेंट दे दी ताकि तीनों पॉइंट समझ सको। आओ इधर। मिस्टर रवि रिटायर्ड ऑन 15/6/2020, राइट? जब भी रिटायर्ड वर्ड आ जाए थोड़ा सा फोकस इस लाइन पे जरूर रखना। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 26 ईयर 8 मंथ्स, तो अगर कवर्ड होगा तो हम इसे 27 ईयर्स काउंट करेंगे। अगर अनकवर्ड होगा ग्रेचुटी एक्ट के अंदर में तो हम इसे 26 ही काउंट करेंगे। एंड रिसीव द ग्रेचुटी 15 लाख रुपीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ग्रेचुटी मिली 15 लाख रुपए। बेसिक दिया है, डीए दिया है, डीए का 60% रिटायरमेंट के लिए, कमीशन भी दिया है आपको 12 मंथ्स का, बोनस भी दिया हुआ है। कंप्यूट हिज टैक्सेबल ग्रेचुटी अज्यूमिंग ही इज अ प्राइवेट एम्प्लॉय एंड कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट। अब उसने पहले बोला अगर मैं प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हूं कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, तो याद करो फॉर्मेट क्या बनाते हैं हम लोग? पर्टिकुलर्स रुपीज, सबसे पहले एक्चुअल लिखते हैं, एक्चुअल लिख करके हम लोग लिखते हैं एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव 15 लाख। इसमें से लोअर ऑफ 3 थिंग, पहला एक्चुअल जितना मिला उतना, दूसरा मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपीज, तीसरा 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी। यहां सैलरी का मतलब क्या होगा? बेसिक प्लस डीए, रिटायरमेंट के लिए हो या ना हो? यस, इन बेसिक प्लस डीए। यहां हम कमीशन काउंट नहीं करते, कंसेप्ट को याद रखना बेटा। सो 15/26 सैलरी में क्या लेंगे हम लोग? बेसिक लेंगे 50,000 रुपीज, डीए लेंगे 10,000। ये रिटायरमेंट के लिए हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, सैलरी होगी 60,000 रुपीज। सो 15/26 इंटू 60,000 इंटू 27, कवर्ड है, मोर देन 6 मंथ है तो हम लोग को फुल ईयर काउंट करना पड़ता है। द अमाउंट कम्स टू 9,34,615 माइनस 15 lakhs, दिस कम्स टू टैक्सेबल ग्रेचुटी 5,65,385। इसे राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं होती, याद है ना आपको? फिगर को राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं होती, जो मल्टीपल है उसको तो आप इग्नोर करोगे ही करोगे। क्वेश्चन नंबर बी, ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट। अगर वो ग्रेचुटी एक्ट के अंदर में कवर नहीं है तो सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन टर्नओवर, एंड दिस सैलरी इज अ 10 मंथ्स एवरेज। ये जो सैलरी होती है ये 10 मंथ्स एवरेज हमें कंसिडर करना पड़ता है। वापस से पर्टिकुलर्स रुपीज, एक्चुअल 15 लाख रुपीज। यस, अब इसमें से कितना एग्जम्प्ट है? पहला 15 लाख, दूसरा 20 लाख, मैक्सिमम लिमिट इस केस में भी 20 लाख हो चुकी है। तीसरा हाफ मंथ्स सैलरी बेस्ड ऑन द एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, मतलब हाफ ईच कंप्लीटेड ईयर मतलब 26, पार्ट देयर ऑफ नहीं है। अब सैलरी मतलब क्या लेंगे? ध्यान से सुनना, सैलरी का मतलब आप लोगे 50,000 इंटू 10, डीए आप लोगे 10,000
इंटू 60%, उतना ही डी ए जितना फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, इंटू 10, कमीशन 12 लाख रुपीज है, सो बेसिक डी ए कमीशन, कमीशन 12 लाख इंटू 1% इंटू 10/12, क्योंकि कमीशन जो टर्नओवर दिया है ये साल भर का दिया है। यहाँ एक बच्चे ने मुझे मैसेज करके पूछा, सर ये जो सैलरी का कंप्यूटेशन आपने किया है ये टोटली गलत है। मैं कहता हूँ बेटा तू पहले ध्यान से तो सुन, लॉजिकली तो सुन क्या कह रहा है, पहले लॉ जाके पढ़। सैलरी जो कमीशन जो तुमको दिया है ये साल भर का दिया है, तुम्हें तो 10 महीने का ही लेना है, तो तुम अकॉर्डिंगली 10 मंथ्स का ही लोगे। यस, चेक करो। Is that done? So the amount will come to 8,58,000। पूरा कंप्यूटेशन मैंने दिया है, सैलरी 10 मंथ्स की, डीए 10 मंथ्स का, कमीशन 10 मंथ्स का, डिवाइडेड बाय 10। चेक कर लो। चेक कर लो मालिक। सो $8,58,000, चेक करो यहां पे। This total come to 66,000 rupees, 50,000 प्लस DA के 6,000 प्लस कमीशन के 1 लाख, 12 लाख इंटू 1% इंटू 10/12, छः महीने पिछले 10 महीने में सैलरी चेंज नहीं हुई है। If he is a government employee fully exempt, मैक्सिमम अप टू 20 लाख रुपीज, 15 लाख मिले, 15 लाख पूरे के पूरे एग्जाम हो जाएंगे। 10 में आंसर आएगा नील। इज दैट डन? प्रॉब्लम नंबर 10 किस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है मालिक? लीव सैलरी के ऊपर, लीव एनकैशमेंट के ऊपर। एक तो हमने पेंशन देख लिया, दूसरा ग्रेचुटी देख लिया, तीसरा लीव एनकैशमेंट के ऊपर। लीव एनकैशमेंट जब भी रिटायरमेंट के ऊपर मिलती है, याद करो, लीव एनकैशमेंट जब भी रिटायरमेंट के ऊपर मिलती है, इसमें से 4 चीज़ें एग्जम्प्ट होती है। पहला एक्चुअल, दूसरा एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, तीसरा आपका आता है मैक्सिमम लिमिट 3 लाख रुपीज़, और चौथा आता है लीव क्रेडिट इन एक्सेस ऑफ 30 डेज। लीव क्रेडिट हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर 30 डेज। अब इधर देखो, गुप्ता रिटायर्ड ऑन December 2020 आफ्टर 20 years and 10 months of service, receiving leave salary of 5 lakh rupees. Other details given are as under. Basic, DA, commission, bonus, leave availed during the service दिया हुआ है, leave availed during the service दिया हुआ है। He was entitled to 30 days leave for every year. क्या निकालोगे? पर्टिकुलर्स रुपीज, सबसे पहले लीव सैलरी 5 लाख रुपीज आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब लोअर ऑफ 4 थिंग, एक्चुअल लीव सैलरी रिसीव्ड, स्टैचुटरी लिमिट 3 लाख रुपीज, स्टैचुटरी लिमिट 3 लाख रुपीज, यस। थर्ड, एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, 1 मिनट,
अगर आप प्रॉब्लम देखोगे तो यहां पे सैलरी इंक्रीज हुई है 1/4/2020 से। हमें जो एवरेज सैलरी लेना है वो पिछले 10 मंथ्स की लेना है। अब ये 10 मंथ्स कैसे काउंट करते हैं, जिस मंथ आप रिटायर हुआ उस मंथ को छोड़ दो, पिछले 12 मंथ्स में जाओ। मतलब अगर आप दिसंबर में रिटायर हुए हो तो आप नवंबर से बैक जाओगे 10 मंथ्स। सो नवंबर से बैक 10 मंथ्स जाना मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। मतलब मुझे ऐसा उल्टा जाना पड़ेगा। फरवरी टू नवंबर का जो सैलरी होगा मुझे ये कंसिडर करना होगा। इसी बीच अप्रैल में मेरी सैलरी कितने से बढ़ी है, 1000 रुपीज़ से बढ़ी है। मतलब अप्रैल से नवंबर मेरी सैलरी रही होगी 5000 रुपीज़, जो अभी करंटली दिख रही है, और अप्रैल से पहले ये रही होगी 4000 रुपीज़। तो एवरेज सैलरी कैलकुलेशन में डिफरेंस आएगा। यस, फरवरी मार्च 4000 इंटू 2 एंड 5000 इंटू 8, ये मेरा सैलरी बनेगा। ये 10 मंथ्स आपने कहां से लिया, फरवरी से नवंबर। जिस मंथ रिटायर हुआ है उसे छोड़ना है, उसके पहले के 10 मंथ्स काउंट करने हैं। ये हो गया बेसिक। अभी क्या लेंगे, डीए। याद करो, लीव सैलरी के लिए सैलरी का मतलब क्या था, बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। यहां जो कमीशन है ये 5000 पर मंथ है, मतलब टर्नओवर बेस्ड नहीं है, हमको लेना ही नहीं है। टर्नओवर बेस्ड नहीं है, हमको लेना ही नहीं है। डीए हम लेंगे 3000 का 60%, 1800 रुपीज़। सो 1800 रुपीज़ बिल्कुल कॉमन 10 मंथ्स के लिए। सो 5000 इंटू 8 प्लस 4000 इंटू 2 या 48 प्लस 3000 इंटू 60% इंटू 10 प्लस 48,000, 66,000 रुपीज़ आपका एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स आ गया। राइट। चौथा, लीव क्रेडिट इन एक्सेस ऑफ 40 डेज। आपको अगर 30 डेज लीव एवरी ईयर का अलाउड है तो साल भर में इन टोटल पीरियड में आपको टोटल लीव कितनी मिली होगी, 600। 30 इंटू 20, इसमें से लीव अवेल कितना कर दिया आपने, 480। बैलेंस लीव कितना बचा, 120। अब जरा याद करके देखो, बैलेंस लीव इंटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30, डज दिस कम्स टू 26,400। एवरेज सैलरी 6,600 रुपीज आया था हमारा। सो बैलेंस लीव इंटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30, 26,400 आ जाएगा। नाउ इफ ही इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल्ली एग्जम्प्ट लीव सैलरी, सो ये फुल्ली एग्जम्प्ट हो गया, सिचुएशन 1। सिचुएशन 2, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, 5 लाख में से 26,400 एग्जम्प्ट, 473,600 टैक्सेबल। चेक करो। If it is done, आ जाओ बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, पॉइंट समझिएगा। आपको याद होगा तो हम लोगों ने एसपीएफ, आरपीएफ, यूआरपीएफ पढ़ा हुआ है, बराबर है, पीपीएफ भी पढ़ा हुआ है। ये जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये जानबूझ के यूआरपीएफ के लिए डाला हुआ है। देखिए, मैक्सिमम टाइम पे इंस्टीट्यूट जो आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, ये आरपीएफ का पूछता है कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट किया और मोर देन 12% ऑफ सैलरी बताता है। सो लेट से 15% किया, 12% तक के एग्जाम है, बचा हुआ 3% हम लोग क्या कर देते हैं, टैक्सेबल कर देते हैं,
बराबर। ये जनरल एडजस्टमेंट है जो आज तक के आपको पूछी जाती है, लेकिन ये जो क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है ये यूआरपीएफ पे फ्रेम किया हुआ है। यूआरपीएफ का आपको पूरी डिटेल बता देता हूं। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के बिहाफ में यूआरपीएफ कंट्रीब्यूट किया, इट इज नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ कंट्रीब्यूशन। जिस साल आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस साल टैक्सेबल नहीं है। क्यों? याद करो जिनने रेगुलर क्लास या फास्ट ट्रैक क्लास किया है, अरे पता ही नहीं चलेगा गवर्नमेंट को ऐसा कोई फंड है तो कहां से टैक्स करोगे। याद आ रहा है तुमको? अच्छा, एम्प्लॉई ने ओन कंट्रीब्यूशन किया, क्या इसको डिडक्शन मिलेगा अंडर 80C? आंसर इज नो। नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, नहीं मिलेगा। क्यों? अरे पता ही नहीं है ऐसा कोई फंड है, प्राइवेटली बनाया हुआ फंड होता है। याद आ रहा है क्या आपको? इस यूआरपीएफ के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, क्या ये इंटरेस्ट टैक्सेबल है? नॉट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ अक्रूवल। सर क्यों? अरे पता ही नहीं है ऐसा कोई फंड है तो। लेकिन ये जब पैसा विड्रॉ होगा उस साल टैक्सेबल आ जाएगा, क्योंकि इस पे टीडीएस की प्रोविजन है, मैंने आपको बताया था। अब इसमें 4 एंगल होंगे। एक होगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, जो पैसा विड्रॉ होके आएगा उसमें 4 चीजें होंगी। एक होगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, दूसरा होगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट, तीसरा होगा एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन, इसके ऊपर का इंटरेस्ट। बराबर। ये दोनों टैक्सेबल इन सैलरी होता है। एम्प्लॉईज ओन कंट्रीब्यूशन नॉट टैक्सेबल, भला मेरा पैसा मैं ही डालूंगा वो टैक्सेबल कर दोगे तुम। और ये टैक्सेबल होता है इन आईएफओएस। जिसके पास नहीं लिखा हुआ है बेटा ये लिख लो, कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। डन सर। चलो जी, तो अब सवाल क्या है? सवाल उसी पे बेस्ड है, जबरदस्त क्वेश्चन है। मिस्टर ए रिटायर फ्रॉम द सर्विस ऑन 31 December 2020 आफ्टर 25 years ऑफ सर्विस। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर डिटेल्स ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट्स। बेसिक पे DA, लमसम पेमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड 6 लाख रुपीज, डिपॉजिट इन अ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से जो अमाउंट आया है, द एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज 2,20,000 एंड इंटरेस्ट देयर ऑन इज 50,000। ये दोनों टैक्सेबल हो जाएंगे सैलरी में? यस। एम्प्लॉइज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन इज 270, क्या ये टैक्सेबल होने वाला है? नहीं। एंड इंटरेस्ट देयर ऑन इज टैक्सेबल, क्या ये टैक्सेबल होने वाला है? यस। So what is the taxable proportion of the amount received from URPF? 2,20,000, that is employer's contribution. 50,000, that is interest on employer's contribution, and own contribution interest. Final answer should come to 330. Yes or no? चेक कर लीजिए। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। जनरली आपको आरपीएफ की एडजस्टमेंट दिखती है, मैंने आगे के प्रॉब्लम्स में आरपीएफ की भी एडजस्टमेंट्स कवर करी हुई है। जनरली आपको आरपीएफ की एडजस्टमेंट्स दिखती है, एसपीएफ की एडजस्टमेंट्स दिखती है। आपके सामने ऐसा क्वेश्चन जो यूआरपीएफ पे बेस्ड हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन आरपीएफ पे बेस्ड, आरपीएफ पे बेस्ड। आ जाओ। B is working in XYZ Limited and has given the details of his income required to compute his gross salary from the given below. ग्रॉस सैलरी हमें क्या करनी है? कंप्यूट करनी है। एक मिनट, द मूवमेंट प्रॉब्लम इटसेल्फ सेइंग ग्रॉस सैलरी, मतलब डिडक्शन के बारे में हमें नहीं सोचना है, डिडक्शन के बारे में हमें नहीं सोचना है।
रिटायरमेंट के बारे में भी कुछ नहीं लिखा है, मतलब 10,000 इंटू 12 1,20,000 बेसिक, 96,000 डीए, डीए कंप्लीटली टैक्सेबल है, 96,000 डीए। कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, सो 50 लाख इंटू 0.1%, 5,000 इज द कमीशन। बोनस 40,000 टैक्सेबल, ग्रेचुटी 25,000, ग्रेचुटी 25,000। अब रिटायरमेंट की बात करी नहीं है, ध्यान से सुनना, ये वो क्वेश्चन है, ग्रेचुटी रिसीव ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट टैक्सेबल, उस कंसेप्ट पे बेस्ड है। नहीं तो बच्चे बोलेंगे सर आपने ग्रेचुटी कंप्यूट क्यों नहीं की, अरे भैया रिटायरमेंट की डेट ही नहीं लिखी हुई है, क्यों कंप्यूट करेंगे, हम ये मानेंगे नहीं, हम ये मानेंगे जो ग्रेचुटी रिसीव्ड हुई है ये ड्यूरिंग द सर्विस रिसीव्ड हुई है। सो ग्रेचुटी रिसीव्ड ड्यूरिंग द सर्विस इज टोटली टैक्सेबल, इस चीज का नोट मैंने यहां पे लिख के रखा है, ग्रेचुटी रिसीव्ड ड्यूरिंग द सर्विस इज टोटली टैक्सेबल, राइट। नहीं तो कोई बच्चा मेरे को पूछेगा सर आपने इसका वर्किंग नोट क्यों नहीं बनाया, अरे भाई मेरे जान ये नहीं बना सकते ना लाला। हिज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ तो 80C में जाएगा, हमें अब इसका कोई काम ही नहीं है क्योंकि हमको तो ग्रॉस सैलरी निकालनी है, टोटल इनकम निकालनी नहीं है, तो इसका कोई एडजस्टमेंट मत करना। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी था 1,20,000, उसका 20% मतलब 24,000 आरपीएफ के अंदर में आया। इसमें से कितना एग्जम्प्ट है, कितना एग्जम्प्ट है, 12% ऑफ सैलरी, इसमें से कितना एग्जम्प्ट है, 12% ऑफ सैलरी, यस, निकालो कितना आएगा, निकालो कितना आएगा, प्लस 96, तो 96 का 50% इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट। एवरीबॉडी पता चला कितना आएगा, आएगा 3240। कैसे, सैलरी का कंप्यूटेशन करना होगा। जब हम आरपीएफ निकालते रहते हैं, सैलरी का मतलब होता है बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। यहाँ बेसिक है 1,20,000, डीए दिया है 96,000, पर ओनली 50% इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट, हेंस 96,000 इंटू 50%, ये आएगा 48,000, एंड कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर ये तो हमने निकाल ही लिया है 5,000। सो 1,20,000 प्लस 48,000 प्लस 5,000, दिस कम्स टू 1,73,000। इसका 12% एग्जम्प्ट है, तो एग्जम्प्ट हुआ 20760, टैक्सेबल हुआ 3240। यहां इसका पूरा कंसेप्ट भी मैंने आपको लिख के दिया हुआ है, सब कुछ है, अंडरस्टैंड। कहीं कुछ जगह पे अगर मिस्टेक होगी मैं खुद आपको वीडियो में अपफ्रंट बता दूंगा कि बेटा देख यहां पे टाइपिंग एरर हुआ है, इस चीज को एडजस्ट करना है, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 13% पर एनम, मेरे भाई याद कर ओनली 9.5% एग्जम्प्ट है, सो 13% पे तुझे 13,000 मिला है, तो 9,500 माइनस हो जाएगा उसी बेसिस पे, और 3,500 टैक्सेबल हो जाएगा। कोई मुझे पूछेगा सर ये 9,500 कहाँ से आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 13% पे अगर 13,000 मिला है तो 9.5% पे कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 13,000 इंटू 9.5 डिवाइडेड बाय 13, ये आ जाएगा 9,500। क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। सो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना था और इसका आंसर आ सकता था। अब यहाँ पे आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, डिडक्शन माइनस करने बोला नहीं है, हम डिडक्शन माइनस करेंगे नहीं, क्योंकि हमें टोटल सैलरी नहीं निकालनी, ग्रॉस सैलरी निकालनी थी। इज दैट डन? चलो जी, प्रॉब्लम नंबर 13 सेल्फ कीजिएगा, वीआरएस पे बेस्ड है, रिटायरमेंट बेनिफिट पे, खुद कीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 14 पे आइए।
प्रॉब्लम नंबर 14 पे आइए। एक्स लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग परक्विजिट टू इट्स एम्प्लॉय मिस्टर वाई, अकोमोडेशन टेकन ऑन लीज बाय एक्स लिमिटेड। एक मिनट, एक्स लिमिटेड ने प्रोवाइड किया अपने एम्प्लॉय वाई को, हमें करना क्या है, कंप्यूट द टोटल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। जब भी कोई डीटी आपको डीटी का प्रॉब्लम दिखे, सबसे पहले नीचे जाकर के ढूंढो करना क्या है, हमें कंप्यूट करना है टोटल वैल्यू ऑफ परक्विजिट अज्यूमिंग द सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ परक्विजिट वैल्यूएशन इज 10 लाख रुपीज। सैलरी परक्विजिट वैल्यूएशन के लिए 10 लाख है, अब उस हिसाब से निकालो। अकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज बाय एक्स लिमिटेड। याद कर बेटा, ये बात कर रहा है आरएफए की, उसमें भी एम्प्लॉयर ने काय पे लिया है, लीज पे लिया है। मतलब परक्विजिट कैसे निकलता था, याद कर, 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल हायर चार्जेस विच एवर इज लोअर। क्या तुझे याद है, 15% ऑफ सैलरी। बच्चों आरएफए के लिए सैलरी बोले तो बेसिक प्लस टीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, हमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। 10 लाख का 15% स्ट्रेट अवे ले लेना है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ परक्विजिट वैल्यूएशन। ये आ गया 1,50,000 रुपीज। अकोमोडेशन 15,000 पर मंथ पे लिया है, सो 15,000 इंटू 12 1,80,000। देयर फॉर लोअर हुआ, परक्विजिट हुआ 1,50,000। 5,000 पर मंथ इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज सैलरी, लेस रिकवर्ड 5,000 इंटू 12 60,000। So 1,50,000 minus 60,000 90,000 is the perquisite taxable। चेक कर लेना, अगर आरएफए है तो 15% ऑफ सैलरी। देख सकते हो आप भाई साहब, हर तरह का एडजस्टमेंट आपको लिया है ताकि टोटल सैलरी कंप्यूट करते वक्त आपको तकलीफ ना आए। डन सर। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, फर्नीचर हायर पे लिया है भाई साहब, अकोमोडेशन के साथ साथ फर्नीचर भी दिया है। फर्नीचर हायर पे दिया है, हायर चार्जेस इज 3,000 पर मंथ, नो अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम। तो फर्नीचर के भी ऐड कर दो, 3,000 इंटू 12 36,000। अ सेंट्रो कार 1200 सीसी। देखो भाई, कार का परक्विजिट भी ला लिया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स ला लिए, कार का परक्विजिट्स ला लिए, सैलरी तो बाय डिफॉल्ट में अलाउंसेस की लिस्ट आपको पता ही है। अ सेंट्रो कार 1200 सीसी विच इज ओन्ड बाय कंपनी, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर and given to buy for use, both use official purpose and personal purpose, all running and expenses are also made by employer। याद करो, owned by employer, maintained by employer, used for both purpose। क्या चेक करते हैं, सीसी अगर 1600 रुपीज तक के होगा तो 1800 पर मंथ टैक्सेबल होता है परक्विजिट। ही इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ चॉफर, चॉफर भी दिया तो 900 पर मंथ और ऐड करो। सो 1800 प्लस 900 इंटू 12 32,400, 32,400 ये कार का परक्विजिट आएगा। गिफ्ट वाउचर 10,000 ऑन हिज बर्थडे, एक सोल्यूशन, गिफ्ट जैसी 5,000 से ऊपर गया टोटली टैक्सेबल, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ओनली 5,000 इज टैक्सेबल। दोनों तरफ से सॉल्व कर देना, फाइनल आंसर आएगा 168,400। राइट। यहां पे एक और लाइन आनी चाहिए, जानबूझ के नहीं डाली है पर एक और लाइन आनी चाहिए यहां पे, अल्टरनेटिवली गिफ्ट एक्सीडिंग 5,000 is only taxable, therefore answer would change accordingly। अगर आपने वो अजम्पशन लेके सॉल्व किया होगा तो फिर आंसर अकॉर्डिंगली 5,000 से कम कर देना।
इफ इट इज डन, चलो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 तो अपने को मैंडेटरीली करना है, ये क्वेश्चन आप सेल्फ कर सकते हैं, इट्स अ वेरी इजी सिंपल क्वेश्चन, राइट। एक ही एडजस्टमेंट है यहाँ पे, एम्प्लॉय इज अ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो जो एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है इसका क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, और वो डिडक्शन कैसे कंप्यूट होगा उसका एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। सो इट्स अ गुड क्वेश्चन, जरूर कीजिएगा। प्रॉब्लम नंबर 16, रिलीफ पे बेस्ड है अंडर सेक्शन 89(1). ये एक प्रॉब्लम की जगह 3 प्रॉब्लम है। यस, इट इज नॉट अ 1 प्रॉब्लम, इट्स अ 3 प्रॉब्लम। पहले रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) कैसे निकाला जाता है मैं आपको ये बताता हूं। कई बार ऐसा होता है, और क्यों निकाला जाता है, ये जो रिलीफ है कब अवेलेबल होता है, कैसे अवेलेबल होता है, उसकी डिटेल मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए, रिलीफ अंडर सेक्शन 89 कब मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि अरियर्स ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी आने के कारण मेरा जो स्लैब लिमिट है ये बढ़ जाता है, जिसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं। मान लीजिए मेरी बेसिक सैलरी 9 लाख रुपीज होगी, और इतने में ही मुझे अरियर्स ऑफ सैलरी मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। अरियर्स ऑफ सैलरी मिल जाती है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट की तरफ से या एम्प्लॉयर की तरफ से मुझे अरियर्स ऑफ सैलरी 5 लाख रुपए मिल जाती है। अब अगर मेरी इनकम 9 लाख रुपीज तक के है तो मेरा टैक्स रेट 20% होगा। अब ये अरियर्स मेरे को मिल गया तो जिस साल मिला उस साल टैक्सेबल होने के कारण अब मैं 30% के टैक्स पे चला गया। अब मैं कितने परसेंट के टैक्स पे चला गया, मैं 30% के टैक्स पे चला गया। यही रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) की जरूरत होती है। रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) निकालना ये एक लेंदी प्रोसेस है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और इसमें गलती होने के चांसेस 200% हो सकते हैं, 200%। अगर आपने रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) नहीं पढ़ा होगा तो आपको ये प्रॉब्लम समझ ही नहीं आएगा, कभी समझ ही नहीं आएगा कि ये किया क्या है, बराबर। तो उसके लिए मैं आपको समझाता हूं कैसे निकाला जाता है रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). सबसे पहले इस साल की इनकम इंक्लूडिंग अरियर, इस पे टैक्स निकालो। इस साल की इनकम एक्सक्लूडिंग अरियर, इस पे टैक्स निकालो, और दोनों के टैक्स के डिफरेंस को ए नाम दे दो। क्या नाम दे दोगे, ए। तो सबसे पहले इस साल, जिस साल के हम लोग कंप्यूटेशन कर रहे हैं, इस साल की इनकम इंक्लूडिंग अरियर, इस पे टैक्स। दूसरा ये असम्पशन से निकालो कि अगर ये इनकम ना रिसीव हुई होती, इनकम ऑफ दिस ईयर एक्सक्लूडिंग अरियर, तो उसके ऊपर टैक्स निकालो। इंक्लूडिंग अरियर, एक्सक्लूडिंग अरियर, इनका जो भी टैक्स डिफरेंस होगा इसको हम नाम देंगे ए। ठीक है। अब आते हैं पॉइंट 2, उस साल की इनकम जिस साल से ये रिलेट करती है, उस साल की इनकम जिस साल से ये रिलेट करती है, क्योंकि किसी ना किसी साल का अरियर्स मुझे अभी मिला है, तो मैं उस साल की इनकम देखनी होगी जिस साल को ये रिलेट करती होगी, बराबर है। उस साल की इनकम जिस साल को ये रिलेट करती है, इंक्लूडिंग अरियर, अगर ये उसी साल मिल जाता तो, एक्सक्लूडिंग अरियर, उस साल नहीं मिला तो इसने कितना टैक्स दिया होगा। टैक्स रेट क्या होगा उस साल का जिस साल का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो इनकम ऑफ दैट ईयर इंक्लूडिंग अरियर, इनकम ऑफ दैट ईयर एक्सक्लूडिंग अरियर, दोनों के बीच का टैक्स डिफरेंस, इसको हम नाम देंगे बी। ए माइनस बी इज रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). ए माइनस बी इज रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा और 89(1) का रिलीफ नहीं पढ़ा है, कुछ स्टेप्स पहले लिख दीजिए, तो आप इस प्रॉब्लम को समझ भी पाएंगे और इसे सॉल्व भी कर पाएंगे, राइट। स्टेप नंबर 1, टोटल इनकम इंक्लूडिंग अरियर्स। स्टेप 2, टैक्स ऑन स्टेप नंबर 1। स्टेप 3, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग अरियर। स्टेप 4, टैक्स ऑन स्टेप 3। स्टेप 5, टैक्स डिफरेंस। स्टेप 2 माइनस स्टेप 4, और इसे हम नाम देंगे ए, इसे हम नाम देंगे ए। 6th, इनकम ऑफ दैट ईयर इंक्लूडिंग अरियर, टैक्स ऑन स्टेप 6 as per the rate of
that year income of that year excluding arrear tax on step 8 difference of tax 7 minus 9 इसे हम B नाम देंगे A B इस साल की इनकम उस साल की इनकम रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) इज इक्वल टू A माइनस B. इज दैट डन? चलिए अब इस कंसेप्ट के ऊपर 89(1) में ये एक नहीं 3 प्रॉब्लम है, ताकि आप, जैसे कि मैंने कहा, मैं नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज्यादा देने के ऊपर बिलीव करने से ज्यादा मैं इस चीज पे फोकस करूंगा कि ऑलमोस्ट हर कंसेप्ट के ऊपर का तुमको एक प्रॉब्लम मिल जाए। मैं चाहता यही प्रॉब्लम को 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके दे देता, तुम बड़े खुश हो जाते, और मेरे को एक और प्रॉब्लम मिल गया, इतने सारे प्रॉब्लम है, कोई सेंस नहीं बनता। प्रॉब्लम एक करो, अच्छे से करो, मजे से करो, और 1/3 ही कर लो तो एक ही प्रॉब्लम में 3 प्रॉब्लम के मजे मिल जाएंगे। नंबर बढ़ाने से कुछ नहीं होता प्रॉब्लम की, बात याद रखना। इन केस ऑफ हरी हु टर्न 68, इस पॉइंट पे फोकस करना, प्रॉब्लम बड़ा जबरदस्त है। हु टर्न 68 कब? 28/3/2021। इस लाइन को बड़ा याद रखना गुरु, इस प्रॉब्लम के लिए। You are informed that the salary for the previous year is 10,20,000 and arrears of salary received is 3,45,000. लीजिए सर, आपको इन्फॉर्म किया गया है कि आपकी इस साल की सैलरी 10,20,000 है और अरियर्स ऑफ सैलरी है जो 3,45,000 है। फर्दर यू आर गिवन द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू द अर्लियर ईयर। अर्लियर ईयर की डिटेल्स दी हुई है। 10-11 का टैक्सेबल सैलरी था 7,10,000, उसमें का अरियर्स था 1,03,000। 11-12 का था 825, इसमें का था 1,17,000, और 12-13 का सैलरी था 950 और उसका अरियर्स था 1,25,000। कंप्यूट द रिलीफ अंडर 89 एंड टैक्स पेएबल। द टैक्स रेट फॉर दोज ईयर इज एज अंडर। 11-12 के टैक्स रेट, 12-13 के टैक्स रेट, 13-14 के टैक्स रेट आपको दिए हुए हैं। पर अगर आप टैक्स रेट को गौर करोगे तो यहां पे इंडिविजुअल हु इज द एज ऑफ 60 ईयर एंड फॉर अदर रेसिडेंट इंडिविजुअल दोनों दिए हैं। क्यों दिया होगा ऐसा? सर कंफ्यूज करने के लिए दिया है? नहीं, यही गेम है, यही गेम है। कंफ्यूज करने के लिए नहीं, बड़ा सोच समझ के दिया है आपको। प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, समझाता हूं। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? इनकम ऑफ दीज ईयर इंक्लूडिंग अरियर्स, उस पे टैक्स। इनकम ऑफ दीज ईयर एक्सक्लूडिंग अरियर, उस पे टैक्स। टैक्स वैसे ही निकालते हैं जैसे नॉर्मल तरीके से निकालेंगे, पर एक नोट यहां पे काम की है। एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस फॉर ऑल द अबव ईयर वॉज 3%, नॉट 4%। टैक्स कंप्यूटेशन करते वक्त ये गलती होगी। सो स्टेप नंबर 1, इनकम इंक्लूडिंग अरियर्स, इनकम एक्सक्लूडिंग अरियर्स, और उनके ऊपर टैक्स निकाला गया। इंक्लूडिंग अरियर 10,20,000 इस साल की इनकम प्लस 3,45,000 जो हमें मिली है अरियर्स के साथ, हमारे को टोटल मिला है 13,65,000 रुपीज। अब इसके ऊपर टैक्स निकालना है। याद रखें असेसी सीनियर सिटीजन है एज ऑफ नाउ, अभी हम करंट ईयर की बात कर रहे हैं।
सो इसमें से 10 लाख रुपीज़ माइनस किया, 10 लाख तक का टैक्स हमें पता है 1,10,000 प्लस उसके बैलेंस के ऊपर 30% का टैक्स, टोटल आएगा 219,500। इसे कैसे निकाला गया है? कंसीडरिंग सीनियर सिटीजन, कंसीडरिंग सीनियर सिटीजन 219,500 पे 4% का एजुकेशन सेस आज की तारीख में टोटल आ गया 2,28,280। ये इनकम इंक्लूडिंग अरियर्स उस पे टैक्स, यानी ये हो गए पहले 2 स्टेप। अब आ गए दूसरे 2 स्टेप, एक्सक्लूडिंग अरियर उस पे टैक्स। अगर ये इनकम ना मिली होती तो वी वुड हैव कैलकुलेटेड 10,20,000 एज माई टोटल इनकम। इसमें से 10 लाख तक का टैक्स पता है, बचे हुए पे 30% प्लस 1,10,000 बिकॉज एसएससी इज अ सीनियर सिटीजन प्लस 4%, ये आएगा 1,20,640, राइट। अगेन द टैक्स हैज बीन कंप्यूटेड एज अ सीनियर सिटीजन एक्सक्लूडिंग अरियर इस पे टैक्स। इन दोनों के टैक्स डिफरेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, बोलो बराबर? 107640। क्या तुम्हें याद है? चेक करो। डन। चेक इट आउट। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। सबसे पहला वाला 11-12 वाला कर लेते हैं। 11-12 में हमारी इनकम थी 7,10,000, उसी साल के से रिलेटेड अरियर्स है 1,03,000। सो अब हम उस साल का कैलकुलेशन करेंगे। किस साल का? 11-12 का। स्टेप 1, टोटल इनकम ऑफ दैट ईयर इंक्लूडिंग अरियर, टोटल इनकम ऑफ दैट ईयर एक्सक्लूडिंग अरियर, तो वही यहां पे किया है। इंक्लूडिंग अरियर आपकी इनकम आती है 7,10,000 प्लस 1,03,000, टोटल 8,13,000। इस पे टैक्स निकालना है, ध्यान से सुनना। यहां है गेम, यहां है गेम। हम कौन से साल की बात कर रहे हैं? 11-12। 11-12 में हम कौन रहे होंगे? सीनियर सिटीजन या नॉट अ सीनियर सिटीजन? हम 11-12 के अंदर रहे होंगे नॉट अ सीनियर सिटीजन, क्योंकि सीनियर तो अब हुए हम। तो हम 10-11 के अंदर में, दैट इज असेसमेंट ईयर 11-12 के अंदर में नॉट अ सीनियर सिटीजन रहे होंगे। और नॉट अ सीनियर सिटीजन अगर हम रहे हैं तो हम ये स्लैब अप्लाई करेंगे या ये अप्लाई करेंगे? ये अप्लाई करेंगे। ट्राई करके देखते हैं। 8,13,000 पे टैक्स कैसे निकाला गया है? 3 बच्चों ने मुझे मैसेज किया, सर ये टैक्स कैसे आया, ये नहीं समझा। अरे तो तुमने स्लैब रेट ही सही नहीं लगाया, कैसे समझेगा बेटा? स्लैब रेट सही लगाना होगा। तुम्हारा टोटल इनकम आया बेटा 8,13,000। ओ माई बाप, 8,13,000। अब इस पे जो स्लैब रेट लगाना है वो 11-12 के लगाना है। उस टाइम एसएससी सीनियर सिटीजन नहीं था। कुछ देर पहले मैंने आपको कहा था बेटा ये प्रॉब्लम बड़ा सोच समझ के बताया, तुमको ये रेट भी दिया, ये रेट भी दिया। क्यों? तुम्हारे दिमाग के साथ खेल गए। तुम उसको सीनियर सिटीजन के रेट लगाओगे, यही तुम्हारा प्रॉब्लम गलत। और इंस्टीट्यूट चाहता है तुम गलती कर दो, और बस तुमने कर दी। बुलाती है मगर जाने का नहीं। अब 8,13,000 पे उस साल के रेट के हिसाब से टैक्स निकालना है हमें। अप टू 1,60,000 देयर वाज नो टैक्स। 1,60,000 टू 5 लाख 10%। सो 5 लाख माइनस 1,60,000 इंटू 10%, यानी अप टू 5 लाख 34,000 का टैक्स होगा। 5 लाख टू 8 लाख, 5 लाख टू 8 लाख यानी 3 लाख पे 20%, टोटल 8 लाख तक के यहां आया 60,000 रुपीज। 3 लाख पे 20%, अबव 8 लाख यानी 13,000 इंटू 30%, 3,900। चलो टोटल करो कितना आया, 97,900 इंटू सेस हुआ करता था उस टाइम पे 3% का, $1,00837। समझ आया कैसे निकाला? टोटल इनकम
ऑफ दैट ईयर इंक्लूडिंग अरियर्स, उस पे टैक्स। अब टोटल इनकम ऑफ दैट ईयर एक्सक्लूडिंग अरियर्स, उस पे टैक्स। अरियर्स ना होता तो 710 होता, 710 पे आप मुझे बताओ कैसे निकालोगे टैक्स। अप टू 1,60,000 निल रहा होगा, ठीक है। अप टू 5 लाख तक के कितना रहा होगा, 5 लाख माइनस 1,60,000 इंटू 10%, 34,000 रहा होगा अप टू 5 लाख तक। नेक्स्ट 2,10,000 के ऊपर 20%, 42,000, टोटल आया होगा 76, प्लस सेस ऐड किया होगा 3% का, 2280, यह आया 78,280, बराबर 78,280। क्या मैं कह सकता हूं इन दोनों के डिफरेंस को बी, ए माइनस बी क्या निकल जाएगा, रिलीफ। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक साल का नहीं है, प्रॉब्लम 3 अलग अलग सालों का है। 3 अलग अलग साल का एक साथ रिलीफ निकालने वाला प्रॉब्लम है। तो अगेन ये हुआ पहले साल का, पहला कैलकुलेशन तो एज इट इज रहेगा। दूसरे में ईयर बदल रहा है तो टैक्स रेट बदल जाएगा। अब असेसमेंट ईयर 12-13 की बात कर रहे हैं हम, इनकम ऑफ दैट ईयर इंक्लूडिंग अरियर, उस पे टैक्स 9,42,000 पे अब 12-13 के रेट के हिसाब से टैक्स निकालना होगा। यस, निकाल के देखो जरा, निकाल के देखो जरा। ट्राई करो, चलो साथ साथ में। $9,42,000, चेक, मेरा जवाब निकल गया है। क्योंकि बताऊं कैसे, 9,42,000 उस साल भी असेसमेंट ईयर 12-13 में भी आप कौन रहे होंगे, सीनियर सिटीजन या नॉन सीनियर सिटीजन, नॉन सीनियर सिटीजन। ये रेट अप्लाई करोगे अप टू 1,60,000 निल, up to 5,34,000, that is 5 lakh minus 1,60,000 into 10%, up to 8 lakhs, 8 lakhs minus 5 lakh into 20%, 60,000 rupees, balance income 942 minus 8 lakh, 142 पे 30%, 42,600, टोटल ये 32,000 आएगा। ये 32,000 आएगा, चेक करो। यहाँ पे 180 आएगा, मैंने लिखते वक्त गलती की है। सो 32 प्लस 60 प्लस 42 600, 134 600, इस पे 3% का सेस 4038, टोटल 138,638। इनकम ऑफ दैट ईयर इंक्लूडिंग अरियर, उस पे टैक्स। इनकम ऑफ दैट ईयर एक्सक्लूडिंग अरियर, उस पे टैक्स। ऐसे ही थर्ड ईयर के लिए भी निकालेंगे। अब आएगा मेजर गेम। सबसे पहले ए 107640, ये ए। बी कैसे निकालेंगे,
इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस। तो कैसे निकल सकता है बताओ? सबसे पहले ये तीन चीज़ों को ऐड करो, अमाउंट इंक्लूडिंग अरियर, उसके बाद उसमें से ये तीन चीज़ लेस कर दो, एक्सक्लूडिंग अरियर। ये हुआ ए, ये हुआ बी, ए माइनस बी इज रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). डन मालिक? चलो जी। सो आपका टैक्स पेबल कितना होगा? इस साल का जो आपका टैक्स आ रहा है 2,28,280, इसमें से रिलीफ माइनस करेंगे तो आपका टैक्स पेबल आफ्टर क्लेमिंग द रिलीफ आ जाएगा। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉब्लम, आपको मज़ा आया होगा। और आया है क्या तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। X Limited employed with AB Limited on a monthly salary of 25,000 per month, ठीक है सर, and entertainment allowance 1,000 per month each. Company provides the following benefit. करना क्या है मुझे मेरा इनकम कंप्यूट करना है सैलरी से, जिसका मतलब मुझे डिडक्शन भी ध्यान में रखना होगा। सो 25,000 पर मंथ के हिसाब से कंपनी ओन्ड अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन दिल्ली, पर्सनल लोन, अलाउड अ मोटरसाइकिल, प्रोफेशनल टैक्स पेड। कहीं पे भी रिटायरमेंट की बात दिख नहीं रही है। सो 25,000 इंटू 12, 3 लाख रुपीज़ बेसिक सैलरी। एंटरटेनमेंट अलाउंस टोटली टैक्सेबल 12,000 रुपीज़ एंटरटेनमेंट अलाउंस। कमीशन भी मिला है 12,000 रुपीज़ कमीशन। कंपनी ओन्ड अकोमोडेशन, कंपनी ने ओन किया है अकोमोडेशन, दिल्ली में दिया है, यानी ये RFA आ गया। RFA अगर ओन्ड हुआ एंड दैट टू उस सिटी की पॉपुलेशन एक्सीड कर गए 25 लाख से, तो 15% ऑफ सैलरी इज द परक्विजिट। एवरीबॉडी 15% ऑफ सैलरी इज द परक्विजिट। यस और नो? सो RFA चेक करो, 15% ऑफ सैलरी। सैलरी बोले तो बेसिक प्लस DA प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। सो बेसिक प्लस DA दिया नहीं है, बोनस और कमीशन दिया है, एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया है, इसका 15%। सो 3 लाख प्लस 12,000 का 15%, 48,600। इसमें वैल्यू ऑफ फर्नीचर भी दी है 2,40,000, ये भी ओन्ड है। सो 2,40,000 इंटू 10% इंटू 8 मंथ्स, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने के लिए दिया है। सो अगस्त से मार्च दिया है, तो टोटल अमाउंट 64,600। पर्सनल लोन 5 लाख ऑन विच चार्ज 6.75%, whereas the rate is SBI is 12.75. So 12.75 माइनस 6.75, 6% का बेनिफिट, 5 लाख इंटू 6%। दिया कब है? 1/7 को, बराबर, इंटू 9/12। कैसे निकला ये? 5 लाख इंटू डिफरेंशियल रेट 6% इंटू 9/12।
सो 5 लाख इंटू 6% इंटू 9/12। सर आपने 9/12 क्यों लिया? जुलाई टू मार्च, लोन आपको दिया ही जुलाई में, लोन आपको दिया ही जुलाई में, तो हमें वो कंसिडर करना ज़रूरी हो गया। इज दिस डन? चलो जी, his son is allowed to use motorcycle belonging to the company. Company had purchased this motorcycle 60,000 on 1/5/2017. The motorcycle was finally sold to him on 1/8/2019 for 30,000 rupees. ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले मोटरसाइकिल यूज करने के लिए दी, ठीक है। आई जस्ट रिक्वायर अ चेंज इन डेट, दिट शुड बी 2020। एक डेट का चेंज कर दीजिए, 2020 कर दीजिए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने तक के तो आपने यूज की होगी, सो 10% उसके यूज का हो गया। यस, 60,000 इंटू 10% इंटू 4 months, यस। कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे 24,000 होना चाहिए, साल भर का 10% होता है बेटा। बाद में ये मोटरसाइकिल बेच दी तो सेल का परक्विजिट भी आएगा। सेल का परक्विजिट कैसे निकालते थे हम लोग, याद करो, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। डेप्रीसिएशन फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, कंप्लीटेड ईयर कहाँ से काउंट करते थे, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो 1/5/2017 से लेकर के 30/4/2018 तक का एक साल, 1/5/2018 से लेकर के 30/4/2019 तक का 2 साल, 1/5/2019 से लेकर के 30/4/2020 तक का 3 साल। तो डेप्रीसिएशन 3 years का होगा। डेप्रीसिएशन का रेट क्या होगा, 10%। सर डेप्रीसिएशन पर हमने सेल तो अगस्त में किया, आपने अगस्त तक का क्यों नहीं निकाला? मेरे बच्चे, हम सिर्फ कंप्लीटेड ईयर का डेप्रीसिएशन लेते हैं मेरे लाल। डेप्रीसिएशन का रेट क्या होगा, याद कर, कंप्यूटर एक्सेसरीज था तो 50% था, कार था तो 20% था WDV बेसिस पे। लेकिन कार और कंप्यूटर के अलावा कुछ भी हो तो हम लोग SLM बेसिस पे लेते हैं 10%, इसीलिए SLM बेसिस 10%, SLM बेसिस 10%। अगर बच्चे को कंसेप्ट याद नहीं होगा ना तो उसको लगेगा अरे बाप रे ये तो गलत दिया है सर ने, ये तो WDV पे होना चाहिए था, इनकम टैक्स तो हम WDV पे लेते हैं। बेटा परक्विजिट के रूल्स जा करके पढ़ो, तुम्हें समझ में आएगा कि अगर ये अदर देन कंप्यूटर है, अगर ये अदर देन ये है कार है, तो उसके ऊपर SLM बेसिस पे आता है फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। कैसे लेते हैं बेटा, सिर्फ कंप्लीटेड ईयर्स का लेते हैं। हेंस वो 42,000 आया, 60,000 इसका WDV वैल्यू आया 42,000। सो WDV वैल्यू माइनस सेल वैल्यू 30,000, ये आ गया 12,000। पर्क्स याद होगा तो परक्विजिट तभी आएगा व्हेन द सेल वैल्यू इज लेस देन WDV।
12,000। Is that done? वाक्य चलो जी, दैट्स इट। प्रोफेशनल टैक्स आपने पे किया है, उसका डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 50,000 का, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा, एंड द बैलेंस इनकम इज लायबल टू टैक्स। भाई साहब, प्रॉब्लम नंबर 18 इज बेस्ड ऑन एन HRA कंसेप्ट। HRA विच इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स एंड ग्रॉस सैलरी निकालने को बोला है। याद करवा दूं पहले, HRA कितना एग्जाम्प्ट होता है। सेक्शन 10(13)(a) कहता है लोअर ऑफ 3 थिंग इज एग्जाम्प्ट। पहला एक्चुअल, दूसरा 50 और 40% ऑफ सैलरी, तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। कोई भी फैक्टर अगर चेंज होता है, सैलरी प्लेस HRA, द कैलकुलेशन हैज टू बी मेड सेपरेटली। क्या तुम्हें याद है? अब यहां पे अगर आप देखोगे, ये कैलकुलेशन आपको इतना बड़ा दिख रहा है, दिस इज बिकॉज पहले अकोमोडेशन उसके पास ओन था, फिर वो सूरत में गया, फिर वो मुंबई में गया। यहां पे जो अकोमोडेशन उसने ओन किया है, यहां जितना HRA मिल रहा है ये कंप्लीटली टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि अगर उसने रेंट पे किया ही नहीं तो HRA का एग्जम्पशन नहीं मिलता। हेंस आपको ये HRA कंप्लीटली टैक्सेबल देखने को मिलेगा, राइट। सूरत में था तो 40% ऑफ सैलरी के हिसाब से कंप्यूट किया जाएगा। सैलरी फॉर दिस पर्पज इज बेसिक प्लस DA फॉर रिटायरमेंट प्लस कमीशन विच इज बेस्ड ऑन टर्नओवर। मुंबई में था तो 50% ऑफ सैलरी के हिसाब से कंप्यूट किया जाएगा। Veer is employed in the Happiness Solutions Limited. He had the basic pay 75,000 per month owing to his good performance at the workplace. He was given an annual increment of 20% with effect from February. मतलब उसका अप्रैल से लेकर के जनवरी तक का एक कैलकुलेशन हो गया और फरवरी और मार्च का एक कैलकुलेशन हो गया। कोई भी फैक्टर चेंज हुआ, HRA computation has to be made separately. He also received during the year DA 100% of basic, 50% of which form part of employment. Company also gave him 30,000 per month as HRA, which is increased to 35,000 from the month of January. अब 2 वर्किंग नोट की जगह 3 हो गए, अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक, जनवरी का और फरवरी एंड मार्च का। He stayed at a parental house April to May. अप्रैल एंड मई का कैलकुलेशन, जून से दिसंबर का कैलकुलेशन, जनवरी का कैलकुलेशन, फरवरी एंड मार्च का कैलकुलेशन। अब HRA की ही 4 वर्किंग नोट बनेगी। कोई भी फैक्टर चेंज हुआ, कैलकुलेशन हैज टू बी मेड सेपरेटली। पोस्ट विच ही टूक रेसिडेंशियल अकोमोडेशन एट सूरत at a monthly rent of 26,000. Effective from November 20 he moved to Mumbai. अरे भाई साहब, एक अप्रैल टू मई, दूसरा जून टू नवंबर, जून टू अक्टूबर, तीसरा नवंबर एंड दिसंबर, चौथा जनवरी, पांचवा फरवरी एंड मार्च। ऐसे 5 वर्किंग नोट बन जाएंगे अब। और जब इन 5 वर्किंग नोट का आप सॉल्व करोगे तो आपको टैक्सेबल HRA मिलेगा, और ये टैक्सेबल HRA या एग्जम्प्ट HRA अकॉर्डिंगली आप कंप्यूट करके ग्रॉस सैलरी निकालोगे। मैं इंडिविजुअली एक एक सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। फॉर स्टे इन सूरत 40%, मुंबई 50%,
डीए हम उतना ही लेंगे जितना एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए होगा एचआरए कंप्यूटेशन में। याद आया बेटा? चेक करो। If this is done, come to the next question. Question number 19. Check it out. कंप्यूट करना है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। ABC provided the following perquisite: leased accommodation provided to employee, hire charges 50,000 per month, recovered from employee 20,000 per month. अगर हायर करके दिया होगा तो 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट विच एवर इज लोअर माइनस एनीथिंग रिकवर्ड. सो सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ परक्विजिट दिया हुआ है 25 लाख रुपीज. सो 25 लाख का 15% 3,75,000 या एक्चुअल लीज चार्जेस 50,000 पर मंथ इंटू 12 दैट इज 6 लाख विच एवर इज लोअर. इसमें से जो रिकवर किया वो माइनस कर दो, टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा. अकोमोडेशन फर्निश था एंड एक्चुअल हायर चार्जेस पेड बाय एम्प्लॉयर 4050 पर मंथ. सो 4050 इंटू 12 48,600. ये टोटल वैल्यू ऑफ फर्निश्ड अकोमोडेशन निकल गया. टोटल 183,600. He was also provided with Hyundai Sentro with chauffeur and gift voucher 9,000. 9,000 का गिफ्ट वाउचर पूरा टैक्सेबल है. अल्टरनेटिव सोल्यूशन ओनली 4,000 टैक्सेबल. दूसरा Hyundai Sentro प्रोवाइड किया है, सीसी नहीं दिया. जब भी सीसी नहीं दिया होता हम यही अज्यूम करते हैं कि वो लेस देन 1.6 सीसी है. सो हम यही अज्यूम करते हैं, पता होना चाहिए तुम्हें. तो 1800 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ इंटू 12 32,400 रुपीज आएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट. सो टोटल 2,25,000. चेक कर लो. आगे आओ. प्रॉब्लम नंबर 20 चेक करना. नितिन इज एन एम्प्लॉय. नितिन इज एन एम्प्लॉय ऑफ द XYZ लिमिटेड. ही वॉज अपॉइंटेड ऑन 1st March 2020 एट अ स्केल ऑफ 50,000 5,000 7,000. ऐसा एक प्रॉब्लम भी आपको देने की बड़ी इच्छा थी जिसमें ग्रेड पे कंसिडर हो. याद होगा ना ग्रेड पे क्या होता है. बेसिक सैलरी बदलती है. 1 मार्च को आपकी बेसिक सैलरी बदल जाएगी. 50,000 है अभी. मार्च 2020 के अंदर में आपका बिजनेस, आपका जॉब शुरू हुआ था. 2021 के अंदर में ये 5,000 से इंक्रीज होगी. सो ये ऐसे सैलरी निकलेगी 50,000 इंटू 11 एंड 55,000 इंटू 1. सो 50,000 इंटू 11 55,000 into 1. That's how total will come to 6,05,000. नीचे नहीं दिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 50,000 into 11 and 55,000 into 1. ये ग्रेड पे बेस्ड क्वेश्चन है. ग्रेड पे बेस्ड क्वेश्चन है. ही पेड DA 15% ऑफ बेसिक पे. इसका 15% निकाल लो, ये आएगा 90750. एंड बोनस इक्विवेलेंट टू 2 month सैलरी एट द एंड.
2 मंथ सैलरी, मतलब मार्च का सैलरी था 55,000 इंटू 2, ये 1,10,000 ऐसे आया। लास्ट मंथ का जो सैलरी था इसका 2 मंथ्स का बोनस मिला है। सो बोनस इक्विवेलेंट टू 2 मंथ सैलरी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में सैलरी है, ऐसे 2 मंथ का बोनस मिला है, इसीलिए 55,000 इंटू 2 किया है। ही कॉन्ट्रीब्यूट 18% ऑफ हिज बेसिक एंड डीए टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स मतलब 80C में इसका बेनिफिट मिलेगा, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज मैच्ड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर ने भी इतना ही किया है। सो जो 12% से एक्सीड करेगा उसे हम टैक्स कर देंगे। He provided with a rent-free accommodation which is hired by employer at 25,000 per month. Again, RFA hire किया हुआ है rent-free accommodation, so lower of 15% of salary or actual salary is equals to basic plus DA plus bonus plus commission plus all taxable allowances. This comes to 8,20,150. कैसे कैसे आया है? 6,05,000 DA 100% मैच कर रहे हैं हम लोग। 1,10,000 चेक करो, बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस। और कोई अलाउंस दिख रहा है आपको? सो 14,400 टैक्सेबल अलाउंस आ गया। दैट्स हाउ 820,150। जिसको लिखना है लिख लो। कैसे आया? 6,05,000 प्लस DA 9750। हम अगर RPF के लिए कंसिडर कर रहे हैं तो इसके लिए भी कंसिडर करेंगे। 1,10,000 प्लस 14,400 टेलीफोन अलाउंस, टोटली टैक्सेबल। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज डिपेंडेंट स्पाउस 40,000 रुपीज, मेडिकल रीइंबर्समेंट टोटली टैक्सेबल हो चुका है। मंथली सैलरी ऑफ हाउसकीपर, दिस अमाउंट विल बी टैक्सेबल 4,000 इंटू 12। गिफ्ट वाउचर 4,500 नॉट टैक्सेबल, सो गिफ्ट वाउचर यहां पे आपको नॉट टैक्सेबिलिटी की लिस्ट में आ जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर नितिन पेड बाय हिज एम्प्लॉयर 15,000 नॉट टैक्सेबल। मेडिकल इंश्योरेंस अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो ये टैक्सेबल नहीं होता। मोटर कार ओन्ड एंड ड्रिवन बाय नितिन, नितिन की कार है, इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर के अंदर है, बोथ पर्पस के लिए यूज हो रहा है। रनिंग एंड मेंटेनेंस चार्ज बाय एम्प्लॉयर, सो एक्चुअल में से आप माइनस करोगे। कैसे निकाला 15,000 वो भी बता देता हूं। सबसे पहले एक्चुअल आया आपका 36,600, इसमें से 1,800 पर मंथ आपको माइनस करना है। दिस कम्स टू 21,600, 15,000। रेंट फ्री अकोमोडेशन, लंच ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स नॉट टैक्सेबल। सर क्यों? लंच 50 रुपीज पर मील के हिसाब से 30 मील तक का अलाउड है, सॉरी 300 मील तक का अलाउड है। सो 15,000 होता है, ये तो 2,200 है, वैसे ही खत्म हो जाएगा। सो यहां देखिए, lunch during office hour is not also not taxable as perquisite. Gift voucher is below 5,000 not taxable. Medical insurance premium is not taxable as perquisite. हर चीज का एक्सप्लेनेशन आपको लिख के दिया हुआ है। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का माइनस करेंगे, आपका टैक्सेबल सैलरी बन जाएगा। चेक करो। चलो जी,
क्वेश्चन नंबर 21, डू इट ऑन योर सेल्फ, डू इट ऑन योर सेल्फ. Question number 22. Mr. Sham is employed employed at Mumbai, receives the following from the employer: basic, bonus, entertainment allowance, electricity expenses, professional tax, etc., etc. Determine the value of taxable perquisite in respect of rent-free house, assuming Sham is a government officer and the fair rent as arrived at by government is 6,000 rupees per annum. Yes. अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो लाइसेंस फीस जो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, दैट इज फेयर मार्केट वैल्यू जो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, वो टैक्सेबल हो जाता है माइनस एनीथिंग रिकवर. सो दिस 6,000 विल बी कंप्लीटली टैक्सेबल. मिस्टर श्याम इज अ सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय. सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कंप्लीट गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है. अकोमोडेशन उसको कहाँ दिया गया है? मुंबई, जहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख से ऊपर होगी. पॉपुलेशन अगर 25 लाख से ऊपर होगी तो 15% ऑफ सैलरी इज द परक्विजिट. सैलरी बोले तो बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस. सो 60,000 प्लस 1,800 प्लस 6,000, 67,600 का 15%, 10,170. Sham is employed in a private company. There will be no difference between semi-government employee and non-government employee. क्या सीखा इस प्रॉब्लम से? प्रॉब्लम कई बार आपको सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नाम का वर्ड डाल देता है. टेक्निकली ऐसा कुछ नहीं होता सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय. ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए दिया है ताकि आप आधा इसको एग्जम्प्ट कर दो और आधा टैक्सेबल कर दो. ऐसी गलती मत करना. गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट. ये सेमी गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती. आई लाइक यू एज अ फ्रेंड जैसा कुछ नहीं होता. समझ रहे हो बात को मेरे भाई? आई लाइक यू एज अ फ्रेंड जैसा कुछ नहीं होता. ये बात समझ के चलना. प्रॉब्लम नंबर 23, डू इट ऑन योर सेल्फ. बहुत इजी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम नंबर 24. चेक. रमन इज एन एम्प्लॉय ऑफ गैस सप्लाई लिमिटेड आगरा. ऑल्सो रिसीव द फॉलोइंग. दुनिया भर की चीज दे रखी है. करना क्या है? इफ रमन इज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी एंड द रेंट फ्री हाउस इज ओन्ड बाय इट, इफ रमन इज नीदर अ डायरेक्टर नॉर अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड द रेंट फ्री हाउस इज नॉट ओन्ड बाय इट. क्या फर्क पड़ता है डायरेक्टर या शेयर होल्डर का? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. याद आ रहा है क्या? कुछ परक्विजिट तभी टैक्सेबल है जब एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो, अदरवाइज वो टैक्सेबल नहीं है. कुछ परक्विजिट तभी टैक्सेबल है जब एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो, अदरवाइज वो टैक्सेबल नहीं है. तो उन्होंने पहला क्वेश्चन हमें सॉल्व करने बोला है, अज्यूमिंग दैट ही इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आते हैं डायरेक्टर, अ पर्सन हु हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, या जिसका एनुअल सैलरी 50,000 पर एनम से ऊपर जा रहा है. हमें 115 BAC ऑप्ट नहीं करना है बोलते हो. ठीक है. बेसिक पे तो इवन अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगा. प्रोजेक्ट अलाउंस टैक्सेबल हो जाएगा. अरियर्स ऑफ प्रोजेक्ट अलाउंस टैक्सेबल हो जाएगा. ये either of the cases are you a director or not doesn't matter. प्रोफेशनल टैक्स इज पेड बाय एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर ने पे किया तो दोनों केस में पहले सैलरी में ऐड किया जाएगा, बाद में डिडक्शन मिलेगा. रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री हाउस, फेयर रेंट ऑफ द हाउस इज 2,000 रुपीज, रेंट ऑफ द फर्नीचर इज 500 रुपीज. ध्यान से सुनिएगा. ऐसे केसेस में जहां पे अकोमोडेशन कंपनी ने ओन किया होगा तो 15% ऑफ सैलरी आएगा. मुंबई में है 15% ऑफ सैलरी आएगा. सैलरी फॉर दिस पर्पज इज बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंस. चेक करो. सो 10,000 प्लस 1,800 का 15%,
10,000 प्लस 1,800 का 15%, 17,700 आएगा। इसमें रेंट ऑफ फर्नीचर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। भले ही आप डायरेक्टर या शेयर होल्डर हो तो भी ये एज इट इज वर्क करेगा। नेक्स्ट है फ्री गैस सप्लाई। ये तभी टैक्सेबल है जब एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो, तो यहां टैक्सेबल, यहां टैक्सेबल नहीं है। स्वीपर, गार्डनर, कुक, ये तीनों भी तभी टैक्सेबल है जब आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो। फ्री लंच 2,400 है। फ्री लंच ऐसे भी टैक्सेबल नहीं होगा क्योंकि 50 रुपीज पर मील के हिसाब से वो ऐसे भी एग्जाम्प्ट है। फ्री यूज ऑफ चॉफर ड्रिवन फिएट कार विच इज यूज पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पस, पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस, राइट? ओके, चेक करो कहाँ गया क्वेश्चन। ही इज अ मेंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड in which he contribute 1,500. His employer also contribute an equal amount. Recognized provident fund का contribution in excess of 12% of salary taxable. So 10,000 into 12% exempt है, बचा हुआ टैक्सेबल कर दिया 300 रुपीज। बचा हुआ क्या कर दिया, टैक्सेबल कर दिया 300 रुपीज। Okay, next. He deposited 6,000 per month in 10 years account under the post office saving bank rules. इसका तो डिडक्शन टोटल इनकम से मिलेगा। अभी क्या करना है, कुछ भी नहीं, डिटरमाइन करना है टैक्सेबल इनकम। ये आ गई आपकी टैक्सेबल इनकम, चेक करो। $17,520, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का, दोनों केसेस मिलेगा, आपका टैक्सेबल इनकम आ जाएगा नील। आपके मन में एक सवाल आ रहा है, ये कार का हमने क्यों नहीं लिया? कहीं पे भी नहीं बोला, एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है। फ्री यूज ऑफ चॉफर ड्रिवन फिएट कार विच इज पार्टली यूज फॉर ऑफिशियल पर्पज एंड पार्टली यूज फॉर पर्सनल पर्पज, बट ये कहीं नहीं बोला कि भैया वो कहाँ से आ रही है, एम्प्लॉयर के पास से आ रही है, इसलिए हमने उसको कंसिडर नहीं किया। Yes, check. That's it. क्वेश्चन नंबर 25 अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन, यहां पे हम लिख के रख दीजिए, assumed the car is owned and maintained by employee. Question number 25 which is an amendment based question, 115 BAC के ऊपर का कंसेप्ट बेस्ड है। 115 BAC के ऊपर ये कंसेप्ट क्या किया गया है, बेस किया गया है। चेक करिए साहब, चेक करिए क्या लिखा है। For the financial year, a central government employee receives 77,000 including DA बोल रहा है वो 42,000 रुपीज़ का, and entertainment allowance 18,000 रुपीज़ के। His contribution to the provident fund is 7,200. In addition, he has purchased NSC. He has been provided with accommodation by government for which rent is determined as 375 per month, and this is recovered from his salary. Compute the A's tax liability assuming that there is no other income. ठीक है सर, अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर, 77,000 उसको इंक्लूडिंग डीए मिल रहा है, मतलब ये तो टैक्सेबल हो गया। 18,000 उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस हो रहा है, तो पहले 18,000 ऐड करेंगे, फिर डिडक्शन में से कितना माइनस कर सकते हो, लोअर ऑफ 3 थिंग। पहला एक्चुअल 18,000, दूसरा 20% ऑफ बेसिक सैलरी वो आ रहा है 15,400, और तीसरा 5,000, तो 5,000 हमने लोअर माइनस कर दिया, 13,000 टैक्सेबल हो गया। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ड्यूरिंग द पीरियड इज 7,200। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन है मतलब वो कहाँ जाएगा, 80C में जाएगा।
आपने 115 BSc ऑप्ट कर लिया तो 80C नहीं मिलने वाला, अदरवाइज 80C मिलेगा, ठीक है। इन एडिशन ही परचेज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी 80C में आएगा। ही हैज बीन प्रोवाइडेड विथ अकोमोडेशन बाय द गवर्नमेंट विच रेंट डिटरमाइंड इज 375 पर मंथ, जो उसके सैलरी से पूरा रिकवर हो गया, तो नथिंग इज टैक्सेबल, नथिंग इज टैक्सेबल, जितना मिला उसका पूरा का पूरा सैलरी से रिकवर कर दिया, नथिंग इज टैक्सेबल। एक ही लाइबिलिटी निकालना है, यहां इसकी ग्रॉस सैलरी निकल जाएगी 77,000 रुपीज प्लस 13,000 रुपीज। यहां एक गड़बड़ हुई है, जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां एक गड़बड़ हुई है एंड दैट इज यहां पे माइनस 13,000 आ गया है, दिस शुड बी पॉजिटिव 13,000, सो 77,000 रुपीज प्लस 13,000 रुपीज लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, सो ये आएगा, जस्ट गिव मी मिनट, इसमें से 5 माइनस, इसमें से 50 माइनस 40 में से दिस शुड नॉट बी 14, दिस शुड बी 40 में से 80C के 2 डिडक्शन माइनस करेंगे, आपका टोटल इनकम बदलेगा, लेस 40,000 माइनस 13,200, 26,800, आपका टैक्स नील आएगा। चेक करो, $90, दिस शुड बी 40,000, इसमें से 13,200 माइनस करें, 26,800, टैक्स नील आएगा। अगर एसएससी 115 BSc ऑप्ट करता है तभी टैक्स नील ही आएगा। आपका ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगा 77,000, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाला, ना स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ना 80C मिलता है अगर एसएससी ने 115 BSc ऑप्ट किया। हालांकि आपकी ओवरऑल इनकम 225 से नीचे है तो आपका टैक्स नील आएगा। यहां एक क्लरिकल मिस्टेक है, प्लीज इसे सुधार लीजिए। Is that done? चलो जी, इसी के साथ हमारा सैलरी का क्वेश्चनेयर डिस्कशन ओवर होता है। मजा आ रहा है आपको? इसमें अमेंडमेंट्स भी कवर किया। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं मेरे तरफ से इसमें ऐड करना चाहूंगा, जितने बच्चे यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, एक क्वेश्चन मैं मेरे तरफ से इसमें ऐड करना चाहूंगा, विच इज अमेंडमेंट बेस्ड ओनली, विच इज अमेंडमेंट बेस्ड ओनली। मैं मेरे तरफ से इसमें एक ऐड करना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 26। तो रिक्वेस्ट करता हूं सबसे एक क्वेश्चन ऐड कर लीजिए। एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग: बेसिक सैलरी 80 लाख रुपीस, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड
एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड 14% ऑफ सैलरी, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 2000 रुपीज, कंप्यूट सैलरी एंड टोटल इनकम। दिस इज अ प्योर अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन। आपको पता है एक अमेंडमेंट आया है, क्या अमेंडमेंट आया है याद करो। अगर आरपीएफ सुपर एन्युएशन फंड, याद आ रहा है क्या कुछ आपको? आरपीएफ सुपर एन्युएशन फंड और तीसरा एक और चीज थी, याद करो, ये एक्सीड करते हैं 7,50,000 रुपीज से, तो दीज आर टैक्सेबल एज पर क्विजिट। ये उसके ऊपर एक अमेंडमेंट क्वेश्चन है। तीसरी चीज याद करो क्या था, तीन चीजें थी, और जिसने नहीं याद किया ये मैं ब्लैंक रखूंगा जानबूझ के, जा करके अमेंडमेंट लेक्चर देखना, समझ में आ जाएगा। नाउ कैसे कंप्यूट करोगे मेरे साथ? चलो मेरे साथ कंप्यूट करो। सबसे पहले बेसिक सैलरी 8 लाख रुपीस, इसमें एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन जितना है पूरा का पूरा ऐड कर दिया जाएगा 11,20,000 रुपीस। प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने दिया है तो 2,000 और ऐड होंगे, निकलेगी आपकी ग्रॉस सैलरी। अब ऐसा नहीं होगा, इसमें एक और परक्विजिट ऐड होगा एक्सेस कंट्रीब्यूशन का 11,20,000 माइनस, जिस बच्चे को अब तक नहीं समझा, पेंशन फंड का कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू द पेंशन फंड 80 CCD 7,50,000। सो 11,20,000 माइनस 7,50,000 3,70,000। अब ये परक्विजिट बोल के टैक्सेबल हो जाएगा। दिस इज द अमेंडमेंट। मुझे लगता है इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। यार मेरे से खुद से नहीं रहा जाता, मेरे को ऐसा लगता है यार पढ़ा दो बच्चे को। ये आ गया ग्रॉस सैलरी, इसमें से सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करोगे 50,000 का, से यस, और इसमें से जो प्रोफेशनल टैक्स पे किया है 2,000 रुपीज का वो भी माइनस करोगे, से यस। फाइनल आंसर 9,44,000 रुपीज, सॉरी 94,40,000 रुपीज। ये हो गया सैलरी। हमें टोटल इनकम भी निकालना है, इसी को पकड़ लेते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से 80 CCD का डिडक्शन मिलेगा, 80 CCD 2 का डिडक्शन मिलेगा टू बी मोर प्रिसाइज। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज अलाउड अंडर सेक्शन 80 CCD 2 10% ऑफ सैलरी। अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो 14% ऑफ सैलरी होता। सो सैलरी का 10% मतलब 80 lakhs इंटू 10%, 8 लाख रुपीज। ये आ गया आपका टोटल इनकम। चेक करो, दिस इज अगेन अ प्योरली अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन। और इसी के साथ खत्म होता है। सैलरी में दो अमेंडमेंट थे मेजरली। एक तो ये कि भैया एक्सेस कंट्रीब्यूशन, आरपीएफ एसपीएफ पेंशन फंड मिला के अगर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के तरफ से 750 के ऊपर जा रहा होगा तो ये जो एक्सेस कंट्रीब्यूशन है इसको हम क्या मानेंगे? परक्विजिट मान लेंगे। ये एक अमेंडमेंट है। तो ये अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आप जानबूझ करके लिख के रखो, सॉल्व करके रखो। इसका इंपैक्ट कैसा आएगा ये भी देख के रखो। मुझे लगता है इस तरीके का एक क्वेश्चन कंफर्म बनेगा, कंफर्म बनेगा, क्योंकि वो आपको यहाँ पे सैलरी पे भी टेस्ट कर देगा, वो आपको यहाँ पे डिडक्शन पे भी टेस्ट कर देगा, दोनों जगह उसकी टेस्टिंग हो जाएगी। ऐसा कोई प्रॉब्लम आपको दे दिया तो चेक कर लो मालिक।
और इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चनर डिस्कशन ऑन द सैलरी इज ओवर। थैंक यू सो मच। आप पूरे क्वेश्चनर को देखते रहिए, अपने जितने भी दोस्त भाई यार रिश्तेदार होंगे सबको इन क्वेश्चनर का बेनिफिट भेज दो, सबको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दो और उनको बोलो प्लीज अमेंडमेंट लेक्चर भी देख ले, साथ साथ में क्वेश्चनर डिस्कशन भी देख ले। थैंक यू सो मच, टेक केयर।